हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आ गए हम फिर से। क्या लेकर आए हैं आज? आज हम जो लेकर आए हैं वो है, हमने जो पाठ पढ़ा था, पाठ 6, चिट्ठी का सफर। क्लास थी हमारी 5th, बुक थी रिमझिम, पाठ था 6, नाम था चिट्ठी का सफर, जो एक लेख है। हम पढ़ चुके हैं ये। अब इसी पाठ के हम क्या देखेंगे? प्रश्नोत्तर और अभ्यासकार। बुक के पीछे हमारे दिए रहते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज दी रहती, समझ नहीं आता कैसे करें, क्या करें। भाई चैप्टर तो पढ़ लिया, कैसे करें? तो चलिए मिलकर करते हैं, हम भी करते हैं और आप भी करिए, ताकि हम लोग साथ साथ काम करेंगे ना तो फट 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 काम हो जाता है, टाइम नहीं लगता। अगर हम सोचें हम पहले देख लेते हैं फिर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वीडियो देखते जाइए और अपनी बुक को फिल करते जाइए, आपको समझ में भी आ जाएगा फटाफट। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो आ रहा है वो है चिट्ठी पत्री। चिट्ठी पत्री में क्या दिया गया है? गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? अब गांधी जी का अगर उन लिखा था ना, गांधी, महात्मा गांधी जहां हूं वहां, तो वो कैसे खाली नाम लिखा, हमने एड्रेस तो लिखा नहीं, तो वो गांधी जी तक कैसे पहुंच गया? भाई गांधी जी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, कहीं पे भी रहे उन तक तो पहुंच ही जाएगा ना। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? गांधी जी बहुत ही मशहूर व्यक्ति थे, इसलिए उन तक उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र पहुंच गया होगा। अब भाई महात्मा गांधी बहुत सारे तो थे नहीं, वो बहुत प्रसिद्ध थे, पूरे देश में घूमते रहते थे, विदेश भी जाते थे। तो बस हम इतना लिख देंगे, महात्मा गांधी भारत, तो उन तक भी वो पत्र पहुंच जाता, क्योंकि वो मशहूर थे और हर कोई जिसको भी वो पत्र मिलता तो वो गांधी जी तक उसे पहुंचाने की पूर्ण कोशिश करता और पहुंचा भी देता। अब है प्रश्न संख्या 2। क्या? अगर एक पत्र के पते के साथ का नाम ना हो तो क्या पत्र जगह पर पहुंच जाएगा? तो अब ध्यान से देखिए क्या दिया है। अगर एक पत्र पर पते के साथ नाम ना हो, यानी कि उसमें एड्रेस है पर उसके ऊपर नाम नहीं है। मान लीजिए एड्रेस पूरा लिख दिया लेकिन जिसको पत्र जाना है उसका नाम नहीं है, तो क्या वो पत्र अपनी सही जगह पहुंच जाएगा? बिल्कुल पहुंच जाएगा। कारण क्यों है? भाई पता तो हमने लिख दिया है, वो पूरा एड्रेस तक पहुंच जाएगा, एड्रेस जो है वहां तक पहुंच जाएगा। फिर वो अब किसको पहुंचना है? भाई एक घर में एक लोग रह सकते हैं, बहुत सारे लोग रह सकते हैं, तो घर तक तो पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद उसका नाम पता करके जिसका पत्र है उसको उस घर के लोग दे सकते हैं। तो मतलब अगर नाम नहीं है तो भी पत्र अपनी जगह पहुंच जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 3। इसमें क्या दिया है? नाम ना होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं? यानी कि अगर उसमें पता है, अब पता तो है, अगर नाम नहीं है तो क्या समस्या आएगी? तो देखिए, जैसे कि आपके घर में कई सारे लोग रहते हैं, अब उसमें पता लिखा था, आपके घर तक तो पहुंच गया पत्र, लेकिन अब ये पत्र किसका है ये मुश्किल काम हो जाता है। मम्मा का है, पापा का है, दादू का है, दादी का है, भैया का है, दीदी का है कि आपका है, पता ही नहीं चलेगा किसका है। तो इसलिए मुश्किलें क्या आएंगी कि पत्र किसका है, किसको दिया जाए, ये मुश्किल आएगी। तो कैसे लिखेंगे इसको? नाम ना होने पर पत्र किसका है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किसको हम ये पत्र हैंड ओवर करें। भाई पोस्टमैन तो आकर दे गया, अब ये पत्र हम किसको दें, हमें तो पता ही नहीं किसका, ऊपर अगर नाम लिखा हो तो हम उसको दे देते। तो ये मुश्किलें आती हैं। अब है प्रश्न संख्या 4। क्या पूछा है? पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? भाई जो पैदल हरकारे चलते थे ना बहुत समय पहले, तो वो जो पत्र लेकर जाते थे उनको उनको किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा? सोचिए जरा। जब अगर बहुत बड़ा डिस्टेंस हम लोग चलकर पार करें हैं तो आप देखते हो मुश्किल रास्ते होते हैं, कभी कभी भयंकर जानवर भी होते हैं, कटीले झाड़ी पत्ते होते हैं, सब कुछ होता है, बहुत तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको? पैदल हरकारों को कठिनाइयों से भरे रास्तों पर जाना पड़ता होगा। भाई जैसे आजकल पूरी एकदम चिकनी रोड्स बनी रहती ना, पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहला तो उबड़ खाबड़ रास्ता होता था, ऊंचा नीचा, कहीं पहाड़ी, कहीं नदी, कहीं कटीले पेड़ हैं, कहीं बड़ी बड़ी घास है, भयंकर है, जंगल से होके जाना पड़ रहा है तो जंगली जानवर हैं।
इस तरीके के रास्ते हुआ करते थे। आजकल तो भाई पूरी चिकनी चिकनी सड़कें बनी रहती हैं साफ़ सुथरी, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। और उन्हें मौसम की मार भी सहन करनी पड़ती होगी। मान लो अगर गर्मी में जा रहे हैं तो खूब तेज़ धूप का सामना करना पड़ता होगा, बारिश है तो पानी, ठंड है तो ठंडा लगता होगा। तो मतलब तरह तरह के मौसमों का भी सामना उनको करना पड़ता होगा। तो कठिन रास्ते और मौसम, इन दोनों का ही उनको सामना करना पड़ता था। अब प्रश्न संख्या 5 में हमसे क्या पूछा है? अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे? मतलब अगर आप एड्रेस लिख रहे हो तो आपको ये जानकारियाँ किस क्रम में लिखनी है, मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, ये किस क्रम में होना चाहिए? गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम, कस्बे या शहर गांव का नाम, जनपद का नाम नीचे दी गई जगह में लिखो। तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा है, आपको ये भी बताना। पहले तो आप क्रम में लिखोगे, फिर आपने इस क्रम में क्यों लिखा है आपको ये बताना। देखो, पता लिखने का सब एक क्रम होता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हमें घर का नंबर डालना पड़ता है। मतलब हमारे घर का नंबर, मान लो अगर 406 है, 810 है, जो भी नंबर है, हमें सबसे पहले नंबर डालना होता है। मान लीजिए अब तो आप लोग अलग अलग सोसाइटी, हम लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं, तो उसमें एक ही सोसाइटी में कई बिल्डिंग्स होती हैं, तो हर बिल्डिंग का अलग अलग नाम होता है। तो आप क्या दोगे? बिल्डिंग का नाम और उसके आगे नंबर दे देते हैं। फिर दूसरे नंबर पे लिखते हैं गली मोहल्ले का नाम। तो अब हमारी सोसाइटी किस गली में और किस मोहल्ले में पड़ रही है, हमें वो लिखना पड़ता है, मतलब कौन से सेक्टर में आ रही है, इस तरीके से। फिर खंड का नाम लिखना पड़ता है, यानी कि वो जो हमारी जो गली मोहल्ला है वो किस खंड में आ रहा है, कौन से एरिया में पड़ता है। फिर कस्बे, शहर या गांव का नाम, हम किस कस्बे में आ रहे हैं या किस शहर में आते हैं। बहुत सारे लोग शहर में आते तो वो उस जगह का नाम लिखेंगे। फिर जनपद का नाम रहता है, यानी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट लग रही है। फिर राज्य का नाम, हमारा स्टेट क्या है, और स्टेट के साथ ही हम क्या लिखते हैं? पिन कोड लिखते हैं। हर जगह का एक पिन नंबर भी दिया रहता है, तो पिन नंबर से तुरंत पता चल जाता है कि किस एरिया की बात हो रही है। तो पिन नंबर भी हमें पता होना चाहिए हमारे अपने एरिया का। तो ये एक फॉर्मेट होता है जिस पर पता लिखा जाता है। हमेशा जब भी आप एड्रेस लिखेंगे आपको इसी फॉर्मेट का फॉलो करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। फिर अब आपने इसी क्रम में क्यों लिखा है? हमने पता इस क्रम में इसलिए लिखा है क्योंकि पता लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाइयों से बड़ी भौगोलिक इकाइयों की तरफ बढ़ते हैं। अब ये छोटी भौगोलिक इकाई और बड़ी भौगोलिक इकाई क्या होती है? मतलब हम सबसे छोटी चीज से शुरू करते हैं। मतलब हमारा घर सबसे छोटा, उसके बाद हमारी बिल्डिंग, उसके बाद हमारा गली, गली के बाद हमारा क्या, कौन सा मोहल्ला आ रहा है हम वो लिखते हैं, कॉलोनी कौन सी पड़ती है। फिर उसके बाद हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, सिटी कौन सी है, स्टेट कौन सा है। तो मतलब सबसे छोटे से शुरू करते 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 हम पूरे स्टेट तक आ जाते हैं। तो छोटा हमारा घर, घर से बड़ा बड़ा होते होते इस तरीके से। तो भौगोलिक इकाई मतलब जो सबसे छोटी थी उससे शुरू करते हुए हम बड़ी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्रम होता है जब भी हम एड्रेस लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना। एड्रेस हमारा हमेशा इसी क्रम में लिखा जाता है। अब है प्रश्न संख्या 6। क्या दिया गया है भाई? अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो, उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब दो। भाई पत्र बहुत होते हैं, अब आपको कोई एक पत्र ढूंढना है और उस पे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं आपसे, आपको उनका जवाब देना है। तो जल्दी से एक पता जो है लेटर ढूंढ लीजिए और चलते हैं हम लोग लिखने। तो हमने यहाँ लिखा है अपने हिसाब से। जब आप लेटर ढूंढ लोगे तो आप अपने हिसाब से, आपको जिसका भी लेटर मिला है आप उसी हिसाब से उनके आंसर्स दोगे। तो जैसे आपने लेटर ढूंढ लिया तो सबसे पहले क्या है, पत्र किसने लिखा है। जो पत्र लिखा है उसका नाम सबसे आखिर में नीचे की तरफ लिखा होता है। देखिए किसने लिखा है, ये पत्र हमारी बहन ने लिखा है। तो आप अपने से लिख देते हो ये पत्र हमारी बहन ने, और ब्रैकेट में उसका नाम भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी बहन का नाम है, या आपके भाई ने लिखा है, जो जिसने भी लिखा है तो वो आप लिखोगे और उसका नाम लिख दोगे। किसे लिखा है, अब आपकी बहन ने लिखा है तो किसको लिखा है, किसको लिख रही हैं?
पत्र हमारी दादी के लिए लिखा है, यानी दादी को पत्र लिखा गया था। दीदी ने किसको दिया है पत्र? दादी को दिया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारीख को लिखा गया है? अब उसमें डेट खोजिए, डेट लिखी रहती है, देखिएगा सबसे फ्रंट पेज पे डेट लिखी रहेगी, जहाँ से लेटर शुरू होता है वहाँ पर डेट लिखी रहती है, तो वहाँ देखेंगे। तो यह पत्र 26 फरवरी 2008 को लिखा गया है। तो हमने अपने हिसाब से लिखा है, आप जो पत्र ढूंढेंगे उसमें जो डेट लिखी रहेगी आप वही डेट लिखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं, यह पत्र किस डाक खाने में तथा किस तारीख को पहुंचा है, यानी कि कौन से डाक खाने। अब जहां पर टिकट लगता है ना वहां पर सील लगी होती है डाक खाने की, तो आप वहां पर देखना आपको डाक खाने का मिल जाएगा। तो क्या लिखा है, यह पत्र रोहिणी डाक खाने में 27 फरवरी 2008 को पहुंचा। ठीक है, 26 फरवरी को लिखा गया और कहाँ, रोहिणी इलाके में 27 फरवरी को पहुंच गया था। फिर आखिरी क्वेश्चन है, यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला, मतलब ये उत्तर आपको कैसे पता चल रहे हैं? ये उत्तर हमें पत्र को देखकर, क्योंकि हम पत्र में देखकर ये सारे उत्तर बता रहे हैं, क्योंकि हमें एक पत्र ढूंढने को बोला गया था। हम एक जल्दी से एक पत्र ढूंढ के लाए और ढूंढ के सारे फटाफट हमने उसको पढ़ा और उसके जितने क्वेश्चंस के आंसर्स थे हमने फटफट लिख दिया, हो गया हमारे आंसर्स। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है। चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफे इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करो और लिखो। यानी कि देखिए, हम पोस्टकार्ड करते हैं, अंतर्देशीय करते हैं, तो हमें जाना है डाकघर और उनके रेट को पता करना है। तो हमने यहाँ लिखा है, लेकिन आप भी अपने एरिया के पोस्ट ऑफिस जाएंगे, यानी कि डाकघर जाएंगे और वहाँ पर इन सब चीज़ों के रेट पता करेंगे, लिखेंगे। तो क्या दिया है, सबसे पहले आता है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड आता है 50 पैसे का। अंतर्देशीय पत्र 4 या 5 रुपए का आता है और एक लिफाफा आता है 5 रुपए का। तो ये चीज़ें अब आपको खुद करनी है। आप जाएंगे अपने मम्मी पापा के साथ में, कहाँ, पोस्ट ऑफिस, वहां जाकर इन सब चीज़ों के रेट पता करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8, डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकट पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। अब छात्र डाक टिकट इकट्ठा स्वयं करें। तो अब देखिए क्या है, ये डाक टिकट कहाँ मिलेंगे? ये डाक टिकट मिलते हैं पोस्ट ऑफिस में, जहां पर हमने बोला ना आपको कि अंतर्देशीय, लिफाफा और पोस्ट कार्ड का रेट पता करो, वहीं पे ये टिकट भी मिलते हैं। तो आपको 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के कुछ टिकट्स लेने हैं, इनको इकट्ठा करना है, कॉपी पे चिपकाना है। जब आप ये टिकट लोगे ना, तो ये टिकट सब अलग अलग तरह के होंगे, उनको ध्यान से देखना, पढ़ना, आपको बहुत तरह तरह की नॉलेज। ये डाक टिकट कब इशू हुआ है, किस ओकेजन में इशू किया गया है, किस वजह से हुआ है, किसके लिए हुआ है, किसके नाम पर है, बहुत कुछ उस डाक टिकट पे लिखा रहता है। उसको पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स से इन सब के बारे में डिस्कस, क्योंकि हो सकता है आप जो टिकट लेके आए हो उनसे डिफरेंट टिकट वो आप लेकर आए। तो जब आप एक दूसरे के देखोगे, आप डिस्कशन करोगे ना, तो आप बहुत सारी नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अब क्या है, शब्दकोश। शब्दकोश किसको बोलते हैं, हम बताते हैं डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी हम सभी देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे। तो शब्दकोश का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी, यानी कि डिक्शनरी हम कैसे देखते हैं। क्या दिया है, नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। ठीक है, तो शब्दकोश जो दिया रहता है, डिक्शनरी में कुछ शब्द दिए रहते हैं, उनके अर्थ दिए रहते हैं, साथ ही ये शब्द क्या हैं, कहाँ से लिए गए हैं, ये भी लिखा रहता है। तो चलिए पहले हम शब्दकोश को पढ़ते हैं, जो इसका जो एक अंश, यानी कि एक छोटा सा पार्ट हमारे सामने रखा गया है। पहले हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्या दिया गया है, संगीतज्ञ। क्या होता है संगीतज्ञ का मतलब, संगीत जानने वाला या संगीत की कला में निपुण, वो कौन कहलाता है, संगीतज्ञ कहलाता है। फिर आता है संग्रह। संग्रह, संग्रह पू का मतलब है पुरलिंग है आपका। यहां पर क्या होगा, पहला जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना, संचय। तो संग्रह के इतने सारे मतलब होते हैं, जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना या संचय।
अब इसका प्रयोग, ये जो शब्द है संग्रह, इसका प्रयोग क्या होगा? दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने लगे है, मतलब करने लगा है। फिर इसी का दूसरा क्या है? इकट्ठा की हुई चीजों का समूह या ढेर। ठीक है, अब इसी का दूसरा मतलब क्या दिया गया है? इकट्ठा की गई चीजों का समूह या ढेर होता है संग्रह का, ये भी मतलब होता है। संकलन करना, इसको संकलन भी कहते हैं। जैसे अब क्या क्या संकलित किया जा सकता है, क्या क्या चीजें जमा की जा सकती हैं? जैसे टिकट का संग्रह हो सकता है, निबंध संग्रह हो सकता है, बहुत सी चीज़ों का लोग कलेक्शन करते हैं। कॉइन कलेक्शन करते हैं ना, कॉइन्स के भी कलेक्शन करते हैं, पुराने नोट्स का कलेक्शन करते हैं, तो बहुत तरह का संग्रह किया जाता है। अब आते हैं संचार। संचार क्या है? संचार का क्या मतलब दिया है? किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया या प्रणाली, जिसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। किसी की हम अपनी बात को दूर तक पहुंचाते हैं, जैसे हम लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फोन का इस्तेमाल करते हैं दूसरे कम्युनिकेट करने के लिए। अब न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में भी हम क्या करते हैं? खबरें पढ़ते हैं, किसी की कहीं कोई घटना होती है, कम्युनिकेशन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन। इंटरनेट है हमारे पास में, सिनेमा है, न्यूज़पेपर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे संचार माध्यम के अंतर्गत आता है। अब ये कम्युनिकेशन के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? टेलीफोन, टेलीविजन, सैटेलाइट आदि। संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई है। अब क्या है? मान लीजिए अगर पेरिस में कोई चीज़ घटित होती है या न्यूयॉर्क में कोई चीज़ घटित होती है अभी, तो इतनी दूर बैठे हमें यहाँ इंडिया में सब कुछ पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि इन संचार माध्यमों के जरिए, टेलीविजन में तुरंत टेलीकास्ट हो जाता है, हमको पता चल जाता है। तो ये सब माध्यमों ने क्या किया है? दुनिया को छोटा कर दिया है। पहले क्या होता है? इतनी दूर क्या हो रहा है हमको पता ही नहीं होता था। अब तो तुरंत घटा हुआ तुरंत हम लोग को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। अब दूसरा अर्थ क्या है? किसी चीज का प्रवाह, यानी कि कोई चीज बहना, चलना, फैलना, जैसे शरीर में रक्त का संचार या विद्युत का संचार। अब संचार का दूसरा भी मतलब होता है किसी चीज का फैलना या बहना। अब हमारी जो नसें होती है ना, इनमें क्या होता है? खून बहता है ना, तो क्या हो रहा है? रक्त संचार हो रहा है। नसों में क्या हो रहा है? रक्त संचार हो रहा है। जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती हैं उसमें क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जाती है, तो उसको बोलते हैं इसमें विद्युत संचार हो रहा है, यानी कि इसमें करंट बह रहा है। तो ये चीज़ इनका मतलब होता है। तो ये हमसे क्वेश्चन दिया गया था, हमने यहाँ पर ये हमने पढ़ा। अब इसी पे आधारित हमसे प्रश्न पूछे गए। क्या पूछा गया है? बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। यानी कि जो हमारे पास संग्रह, संचार, जो संचयन, ये सब दिया गया है, संग्रह और संचार दो शब्द दिए गए हैं ना, तो ये इनमें से कौन सा हमारे पाठ के लिए एकदम सटीक बैठता है? क्या दिया है? किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली को कम्युनिकेशन कहते हैं, पाठ के संदर्भ में ठीक है। तो अब पत्र भी क्या है? कम्युनिकेशन का एक माध्यम ही तो है। हम पत्र पढ़ रहे, हमने इस पाठ में पत्र पढ़ा है ना, तो पत्र क्या है? कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? संचार। संचार शब्द इस पाठ के लिए एकदम सही है। फिर क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है, इन पन्नों को दाएं से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर जो दिया गया है इसमें क्या क्या जानकारी, शब्दकोश में दिए गए शब्दों का उनका अर्थ दिया है, हम लोगों ने अर्थ पढ़ा। वाक्य के प्रयोग दिए गए हैं, लिंग दिया गया, पुल्लिंग हमने पढ़ा था ना, तो लिंग दिया गया है, वचन दिया गया है, पुरुष आदि व्याकरण जानने वाले भागों की जानकारी दी गई है। तो बहुत सारी चीजों की जानकारी जब हम शब्दकोश पढ़ते हैं ना, तो उनकी एक संकेत भाषा होती है जो शॉर्ट फॉर्म में लिखी रहती है, हमेशा शब्दकोश के पहले वो लिखी रहती है। तो आपको ध्यान से देखनी है कि वो भाषा, संकेत भाषा क्या है, उसी के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि ये जो शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं ये पुल्लिंग है कि आपका स्त्रीलिंग है, सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया है, क्या है। जो ये शॉर्ट फॉर्म्स दिए रहते हैं इनके जरिए हम ये सारी चीजें जान पाते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने इस पाठ के जितने पीछे अभ्यास कार्य दिए थे फटाफट कंप्लीट कर लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी जो एक्टिविटीज होती है खुद करने की कोशिश करना, बहुत मजा आता है और हमारी जानकारियां भी बढ़ती हैं। अब
आप हमारी इस बुक से रिलेटेड जितना हम कुछ पढ़ा रहे हैं ये हम ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, कहाँ मिलेंगे जो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन आंसर से कहाँ मिलेंगे। तो उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल पे magnetbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे हमको सभी क्लासेस अवेलेबल हैं, हमें अपनी क्लास पिक करनी है। हमारी क्लास है क्लास 5th। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही 5th में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं हमारे सामने होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी, तो हिंदी में जहाँ वॉच नाउ लिखा है हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हिंदी की रिमझिम बुक की प्लेलिस्ट हमारे सामने होगी। अब हमको क्या करना है, जो भी चैप्टर पढ़ना है हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही उसमें जो हमने टॉपिक पढ़ाए हैं वो आपके सामने होंगे। तो टॉपिक हमने कौन से पढ़ाए हैं, हमारा एक चैप्टर एक्सप्लेनेशन है और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स है। तो हम जो भी आप समझ जाए चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर करिए और अपनी स्टडी को आसान बनाइए। हम भी तो यही चाहते हैं ना। बस हमारा साथ देते रहिए, हम नए नए चैप्टर्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।